गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी भी बड़ी और सफल कंपनी के लिए ऑक्सीजन की तरह है, जरूरी लेकिन अक्सर दिखाई नहीं देता। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ओडी की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो है द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट सिस्टम्स। अब ये शब्द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट सुनने में बहुत भारी भरकम और मतलब कॉर्पोरेट लगता है। हाँ, जैसे किसी एचआर मीटिंग का सबसे उबाऊ हिस्सा हो। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि क्या ये सच में बस एक जार्गन है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है। क्या ये किसी संगठन को एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज की तरह देखता है। और ये जीती जागती चीज वाली एनालॉजी जो है वो बहुत सही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ओडी का मूल विचार यही है कि एक संगठन सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत या बैलेंस शीट के नंबर नहीं है। ये लोगों का, प्रक्रियाओं का और एक कल्चर का एक जिंदा इकोसिस्टम है। और जैसे किसी भी जिंदा चीज को स्वस्थ रहने के लिए देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही एक संगठन को भी होती है। ओडी बेसिकली वही देखभाल है। ठीक है, तो अगर ओडी एक तरह का कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान है तो इसकी परिभाषा क्या होगी? मतलब जब कोई कहता है कि हमारी कंपनी ओडी पर फोकस कर रही है तो वो असल में कर क्या रहे हैं? तो देखिए, स्रोत के मुताबिक ओडी कोई एक बार का इवेंट नहीं है। ये एक लंबा, योजनाबद्ध और पूरे संगठन में फैला हुआ एफर्ट है। पूरे संगठन में? हाँ, सिंपल भाषा में कहें तो इसका गोल है कि कंपनी के काम करने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर, कल्चर और एचआर सिस्टम्स, इन सबको इम्प्रूव करके कंपनी को ओवरऑल हेल्दी और इफेक्टिव बनाया जाए। और ये सब किया जाता है व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस की मदद से। यहाँ पर लंबा और योजनाबद्ध, ये दो शब्द मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आजकल की दुनिया में तो सब कुछ इतनी तेजी से होता है। कंपनियां तिमाही नतीजों पर चलती हैं, उन्हें क्विक फिक्स चाहिए। सही बात है। ऐसे में एक लंबी सोची समझी प्रक्रिया के लिए धैर्य किसके पास है? क्या ये किसी अचानक लिए गए फैसले या साल में एक बार टीम बिल्डिंग के लिए बाहर घूमने जाने से अलग है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही ओडी का सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। ये टीम बिल्डिंग वाली पिकनिक से बहुत ज्यादा गहरा है। वो तो मतलब सिर्फ एक सिम्टम का इलाज करने जैसा है। अच्छा। जबकि ओडी बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये संगठन के डीएनए में बदलाव लाने जैसा है, न कि सिर्फ बाहरी तौर पर कुछ ठीक करने जैसा। और डीएनए बदलने में वक्त लगता है ना? बिल्कुल। ये मानता है कि असली और टिकाऊ बदलाव तभी आता है जब वो व्यवस्थित और निरंतर हो, न कि जल्दबाजी में। डीएनए, ये एक मजबूत शब्द है। तो अगर हम इस कॉर्पोरेट डीएनए को समझने की कोशिश करें तो क्या इसे देखने के अलग अलग नजरिए हैं? मतलब क्या सभी विशेषज्ञ इस पर एकमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत में रिचर्ड बेखार्ड का जिक्र है। उनका क्या कहना है?
रिचर्ड बेकहार्ड इसे एक इंजीनियर या एक सर्जन की नज़र से देखते हैं। उनके लिए ओडी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। स्ट्रक्चर्ड। हाँ, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्रयास है जो 1 योजनाबद्ध हो, 2 पूरे संगठन पर लागू हो और 3 जिसे टॉप मैनेजमेंट खुद चलाए। टॉप मैनेजमेंट। हाँ, उनका फोकस इस बात पर है कि संगठन की प्रक्रियाओं यानी प्रोसेसेस में विज्ञान आधारित दखलंदाजी करके उसकी इफेक्टिवनेस और स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए। ये तो बहुत सिस्टमैटिक और टॉप डाउन लगता है, जैसे कोई मशीन खराब हो गई हो और इंजीनियर उसे ऊपर से खोलकर ठीक कर रहा हो। टॉप मैनेजमेंट, प्लान, विज्ञान आधारित, ये शब्द थोड़े मतलब ठंडे और मशीनी लगते हैं। हाँ, क्या किसी ने इस नजरिए को चुनौती दी? किसी ने ये कहा कि आप लोगों और कल्चर को मशीन की तरह ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल। और यहीं पर वॉरेन बेनेस जैसे विचारक आते हैं। वो ओडी को एक मनोवैज्ञानिक या एक शिक्षक की नजर से देखते हैं। अच्छा। बेनेस कहते हैं कि ओडी बदलाव के प्रति एक प्रतिक्रिया है, एक जटिल शैक्षिक रणनीति जिसका उद्देश्य संगठनों की मान्यताओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों और संरचना को बदलना है। मतलब उनका जोर प्रक्रियाओं पर नहीं बल्कि लोगों की सोच पर है। एकदम सही। उनका जोर इस बात पर है कि आप सिर्फ ऑर्ग चार्ट पर लाइनें खींचकर या नए प्रोसेस बनाकर संगठन को नहीं बदल सकते हैं। आपको लोगों के दिल और दिमाग को बदलना होगा, उनकी सोच, उनके विश्वास, उनके काम करने के तरीके को। तो यहाँ पर 2 अलग-अलग दर्शन टकरा रहे हैं। एक तरफ बेकहार्ड हैं जो संगठन को एक मशीन की तरह देख रहे हैं, गियर ठीक करो, पुर्जे बदलो और वो बेहतर चलेगी। बिल्कुल। दूसरी तरफ बेनेस हैं जो उसे एक जीवित प्राणी की तरह देख रहे हैं, जिसकी अपनी सोच है, अपनी मान्यताएं हैं और जिसे आपको सिखाना पड़ेगा। सही। तो क्या आज की दुनिया में कोई एक तरीका हावी है, या जो कंपनियां सिर्फ मशीन वाले हिस्से पर ध्यान देती हैं वो आखिर में नाकाम हो जाती हैं क्योंकि वो इंसान वाले हिस्से को भूल जाती हैं? यही इस विषय का सबसे दिलचस्प तनाव है। कई लीडर्स को बेकहार्ड का मशीन वाला तरीका पसंद आता है क्योंकि वो ठोस लगता है। हाँ, मतलब आप नए ऑर्ग चार्ट बना सकते हैं, आप नई पॉलिसी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि अगर क्रू की मानसिकता, उनके मूल्य और विश्वास नहीं बदलते तो ये टाइटैनिक पर डेक चेयर्स को फिर से सजाने जैसा है। अच्छा उदाहरण है। असली इंसाइट यही है कि बिना सांस्कृतिक बदलाव के संरचनात्मक बदलाव सिर्फ अस्थायी होता है। आप सबसे अच्छा सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन अगर लोग उस पर विश्वास नहीं करते या उसे अपनाते नहीं हैं तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा। एक सफल ओडी प्रोग्राम इन दोनों का मिश्रण होता है। आपको सर्जरी भी करनी है और थेरेपी भी, ठीक है? तो अगर एक संगठन एक जीवित प्राणी है तो वो कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि वो बीमार पड़ रहा है और उसे इस ओडी डॉक्टर की जरूरत है? कंपनियां दशकों तक एक ही तरह से चलती रहती हैं, फिर अचानक उन्हें बदलने की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि जिस माहौल में वो जीवित प्राणी रह रहा है वो माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। स्रोत इसके कई कारण बताता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी में हो रहे बेतहाशा बदलाव। बिल्कुल। आज जो कटिंग एज है वो कल पुराना हो जाता है। इसका क्लासिक उदाहरण तो कोडेक है ना? उन्होंने डिजिटल कैमरा का आविष्कार किया लेकिन अपने संगठन को नहीं बदल पाए। हाँ, क्योंकि उनकी पूरी पहचान, उनका पूरा ढांचा फिल्म के आसपास बना था। बिल्कुल सही। कोडेक इस बात का पोस्टर चाइल्ड है कि जिस कंपनी को ओडी की सख्त जरूरत थी वो उसे लागू करने में नाकाम रही। उनकी संरचना, संस्कृति, प्रक्रियाएं, सब कुछ एक ऐसी दुनिया के लिए बने थे जो गायब हो रही थी। और क्या कारण है? दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल कंपटीशन। अब आपका मुकाबला सिर्फ पड़ोस की कंपनी से नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठी कंपनी से है। और अंदर से भी तो दबाव आता होगा कर्मचारियों की तरफ से। निश्चित रूप से। आज की वर्कफोर्स की उम्मीदें बदल गई हैं। नई पीढ़ी सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करती। उन्हें काम में मतलब चाहिए, सीखने के मौके चाहिए, एक अच्छा बॉस और वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। अगर आप ये सब नहीं दे सकते तो आपका सबसे अच्छा टैलेंट आपको छोड़कर चला जाएगा। सही बात है। इन सब के ऊपर बाजार में बने रहने के लिए लगातार इनोवेशन का दबाव है। इन सब वजहों से संगठनों को बार बार पुनर्गठन या रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। ओडी इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक टूल की तरह काम करता है। ये संगठनों को इन बदलावों के लिए तैयार करता है ताकि वे ना सिर्फ टिके रहें बल्कि आगे भी बढ़ें। तो अगर कोई संगठन इसे सफलतापूर्वक लागू कर लेता है तो जमीनी स्तर पर क्या फायदे दिखते हैं? मतलब बेहतर मुनाफे के अलावा कंपनी के अंदर का माहौल कैसे बदलता है? फायदे कई स्तरों पर दिखते हैं।
सबसे पहले तो उत्पादकता बढ़ती है क्योंकि प्रोसेस स्मूथ हो जाते हैं और कर्मचारी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अच्छा। संगठनात्मक संस्कृति बेहतर होती है, लोग कंपनी में रुकना चाहते हैं जिससे एट्रिशन कम होता है। विश्वास और सहयोग का माहौल बनता है, टीमों के बीच की राजनीति और झगड़े कम होते हैं और वे मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है क्योंकि लोग नए आइडिया देने या रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि गलती करने पर उन्हें सजा नहीं मिलेगी। ये बहुत जरूरी है। और इन सब का मिला जुला असर ये होता है कि संगठन ज्यादा लचीला और मजबूत बन जाता है। वो किसी भी बाहरी संकट या बदलाव का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होता है। सुनने में ऐसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मुझे अभी भी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। मान लीजिए मैं कंपनी का सीईओ हूं और मैंने फैसला किया कि हमें ओडी की जरूरत है, तो सोमवार की सुबह असल में होता क्या है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि मैं एक ईमेल भेज दूं कि चलो कल से ओडी शुरू कर दें। इसकी असल प्रक्रिया क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है जो काफी हद तक एक डॉक्टर के इलाज करने के तरीके जैसी है। इसके 5 मुख्य चरण हैं। 5 चरण? हाँ, पहला चरण है समस्या की पहचान, यानी ये पता लगाना कि दर्द कहाँ हो रहा है। क्या कम्युनिकेशन में दिक्कत है, क्या कर्मचारियों का मनोबल कम है या फिर कोई और मुद्दा है। ठीक है, दर्द पता चल गया। तो दूसरा चरण शायद ये पता लगाना होगा कि दर्द क्यों हो रहा है। एकदम सही। दूसरा चरण है निदान, डायग्नोसिस। एक बार समस्या पता चल जाए तो फिर डेटा इकट्ठा करके उसकी असली वजह का विश्लेषण करना। इसके लिए सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप मीटिंग्स की जा सकती हैं। इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। यहाँ जल्दबाजी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरा चरण है हस्तक्षेप की योजना, प्लानिंग द इंटरवेंशन। निदान के आधार पर इलाज का प्लान बनाना, ये तय करना कि समस्या को सुलझाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, कौन सी दवा या थेरेपी दी जाएगी। मुझे ये 5 चरण की प्रक्रिया एक टेक्स्ट बुक में बने डायग्राम की तरह बहुत साफ सुथरी लग रही है। लेकिन असल दुनिया में बिजनेस तो बहुत मेसी होता है। क्या ये प्रक्रिया कभी इतनी सीधी साधी होती है? मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन का चरण बहुत मुश्किल होता होगा और जब तक आप मूल्यांकन तक पहुँचते हैं तब तक शायद असली समस्या ही बदल चुकी हो। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और आप सही हैं। असल दुनिया में ये एक सीधी रेखा नहीं होती। ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा। चौथा चरण, कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, वाकई सबसे चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि यहीं पर वास्तविक बदलाव होते हैं और लोग अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं। बिल्कुल। पर जाकर अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। ये एक निरंतर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तो मजबूत लगती है। अब उन दवाइयों या थेरेपीज की बात करते हैं। इसमें किस तरह के तरीकों या तकनीकों का इस्तेमाल होता है? स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, कई तकनीकें हैं जिन्हें इंटरवेंशन कहा जाता है, जैसे टीम बिल्डिंग। इसका मकसद सिर्फ साथ में पिकनिक मनाना नहीं, हाँ। बल्कि टीमों के बीच सहयोग, विश्वास और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए विशेष गतिविधियां करना है ताकि वे एक यूनिट की तरह काम कर सकें। और एक और बहुत लोकप्रिय तकनीक है सर्वे फीडबैक। इसमें कर्मचारियों से गुमनाम सर्वे के जरिए फीडबैक लिया जाता है कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है और फिर उस डेटा का विश्लेषण करके मैनेजमेंट के साथ साझा किया जाता है। इसके आधार पर सुधार की योजना बनती है। स्रोत में संवेदनशील प्रशिक्षण या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का भी जिक्र है। सच कहूं तो ये शब्द आजकल थोड़ा पुराना और विवादास्पद सा लगता है। हाँ, लगता है। ये 1970s के दशक की किसी चीज जैसा लगता है। स्रोत के अनुसार आज के ओडी के संदर्भ में इसका वास्तव में क्या मतलब है और क्या ये अभी भी प्रभावी माना जाता है? आपका संदेह जायज है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का उद्देश्य लोगों को अपने और दूसरों के व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक बनाना है ताकि उनके आपसी संबंध सुधरें। हालांकि इसका मूल रूप आज कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी इमोशनल इंटेलिजेंस, अनजाने पूर्वाग्रह यानी अनकॉन्शियस बायस और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों में जिंदा हैं। अच्छा, तो इसका रूप बदल गया है। बिल्कुल। एक और बहुत प्रभावी तकनीक है MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें मैनेजमेंट और कर्मचारी मिलकर सबके लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इससे सबको पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। और कभी-कभी बड़े बदलावों की भी जरूरत पड़ती होगी, जैसे पुनर्गठन। हाँ, संगठनात्मक पुनर्गठन, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक बड़ा कदम है जिसमें कंपनी के पूरे ढांचे, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को बदला जा सकता है
ताकि वो बाजार की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा प्रभावी हो सके। ये सब तकनीकें संगठन की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल की जाती हैं। हर संगठन के लिए एक ही समाधान काम नहीं करता। सही निदान के बाद ही सही तकनीक चुनी जाती है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि संगठनात्मक विकास या ओडी सिर्फ कुछ नियमों या कार्यक्रमों का सेट नहीं है। ये एक पूरा दर्शन है, एक मानसिकता है। यह एक संगठन को एक स्वस्थ, लचीला और लगातार सीखने वाला प्राणी बनाने का तरीका है। इसका मूल आधार है योजनाबद्ध और इंसान केंद्रित विकास। बिल्कुल। इसका मुख्य विचार ये है कि किसी भी संगठन को लंबे समय तक कामयाब होने के लिए सिर्फ अपने उत्पादों या मुनाफे पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उसे अपनी आंतरिक प्रणालियों, अपनी संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण अपने लोगों के स्वास्थ्य और भलाई पर भी सक्रिय रूप से काम करना होगा। तो ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हाँ, ये सीखने और अनुकूलन की एक निरंतर यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। बाहरी सफलता हमेशा आंतरिक स्वास्थ्य का ही नतीजा होती है। इस चर्चा के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर ओडी के सिद्धांत ये कहते हैं कि एक संगठन एक जीवित प्राणी की तरह है, तो क्या होता है जब वो प्राणी बदलना या अपने माहौल के हिसाब से ढलना बंद कर देता है? गहरा सवाल है। और किसी बड़े सिस्टम के भीतर आम कर्मचारी उन शुरुआती संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं कि अब बदलाव की जरूरत है, इससे पहले कि कोई औपचारिक ओडी प्रक्रिया शुरू हो? वे कौन सी छोटी छोटी दरारें हैं जो एक बड़े भूकंप का संकेत देती हैं?